इसका आंसर करिए जी। इस टाइप से ना आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, आपके पास रीजनिंग के 37 या 38 प्रश्न आएंगे। यहां पर हमने जो प्रश्नों की संख्या ली है ना, वो प्रश्नों की संख्या ली है ओनली 25। ठीक है, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। इस सेशन का मेन मकसद यही है कि आपको एक बार पैटर्न पता लग सके और ये पता लग सके कि प्रीवियस ईयर में पेपर किस टाइप से आया था। तो 25 में से कम 20 प्लस का स्कोर करने का सभी को प्रयास करना है। ठीक है जी, चलिए गुड। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्या है, इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बोर्ड मास वाला। बोर्ड मास का मतलब पता ही होगा आपको कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इसमें ब्रैकेट का तो कोई सीन नहीं है। अब मैं इस प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करूंगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। देखिए जी, यहां पर मैंने लिखा है 9। माइनस का साइन क्या है, तो आपको बोला है जो माइनस है उसका साइन है प्लस, तो यहां पर मैंने प्लस का 3 लिख दिया। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर आया है डिवाइड आपके सामने, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, यानी कि हम -6 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड दे रखा है, तो हमने यहां पर लिख दिया डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए एक चीज सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम 6 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 9 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ पर -3 आपका ऑलरेडी है। साफ दिखाई दे रहा है, एक माइनस का 3 है, एक प्लस का 3 है। ये माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने क्या बचेगा, 9 बचेगा। और ये 9 जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया था आपके सामने कि किसी विशेष कूट भाषा में रीच को 4279 लिखा जाता है, स्नो को 8396 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में कॉइन को कैसे लिखेंगे। अच्छा एक चीज देखना, अगर आप लोग इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या प्लस माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे पहले जब भी 3 वैल्यू दी हो ना, तो सबसे पहला आपका तरीका होना चाहिए कि क्या कॉइन जो हैं वो इनके बीच में हैं। ये आपको देखना है, जो कॉइन के अल्फाबेट्स हैं, है ना। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, जो कॉइन का सी है, यहां पर रीच में भी सी है, यानी कि जो इन्हीं की वैल्यू में से आपको कॉइन की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, यहां पर सी दे रखा है कॉइन का, सी यहां पर तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर का कोड क्या है, 7 है, तो हम यहां पे 7 लिख देंगे। उसके बाद यहां पे ओ दे रखा है, यहां पे ओ सेकंड लास्ट नंबर पे है, यानी कि यहां पर आपका 9 हो जाएगा। फिर आई दे रखा है, आई रीच में सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इसका कोड क्या है, 2 है, यहां पे हम 2 लिख देंगे। और यहां पे एन है, एन यहां पर सेकंड नंबर पे है, यहां पर आपका 3 आ जाएगा। तो 7923 जो है ये आपका कॉइन का कोड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगर सेम अल्फाबेट इसके अंदर मैचिंग कर रहे हैं तब हम इस तरीके को लगाएंगे, नहीं तो फिर आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर हम कुछ ना कुछ तिगड़म तिगड़म लगाना ही पड़ेगा रीजनिंग में। ठीक है, सभी का क्लियर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर आपके सामने। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा गया है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सभी 6 होगी। इसको सॉल्व करिए फटाफट से। अब इसमें आप लोग एक चीज देखिएगा, जब भी दर्पण जो है इस साइड रखा हो राइट साइड, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। इसमें अप और डाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे ये आपकी आकृति है ना, ये इस तरह से है, ये आपकी ऐसे खुल जाएगी, बस इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका, ये ट्रायंगल बना है, ये आपका इस साइड में आएगा। अगर हम इस साइड में देखेंगे तो सिर्फ इन्हीं 2 आकृति में दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि जो आपकी आकृति बी है और डी है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता जी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ऊपर क्या दे रखा है आपके सामने, एक स्क्वायर दे रखा है और इस टाइप से कट है, जबकि इसमें ये कट नीचे है। मैंने बोला है कि अप और डाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब जो आपका विकल्प सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, और अगर दिया है तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टेस्ट देखिए सभी कंप्लीट लगाएंगे, 25 प्रश्न हैं आज के टेस्ट में।
एक बार सेशन बताइएगा कैसा लग रहा है। इसके बाद हम यूपी पुलिस की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का सेट है और आपकी डिमांड पे चला रहे हैं। इस प्रश्न को सोल्व करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगा है ना वो थोड़ा सा अटपटा है। एग्जाम में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। मुश्किल नहीं है रीजनिंग। रीजनिंग में बस क्या है कि कुछ लॉजिक ऐसे हैं जो कि आपके माइंड में थोड़ा लेट आएंगे, है ना, और लेट आएंगे, प्रश्न देखने में आसान लगेगा, तो आप सोचेंगे कि भाई इसको तो मैं सोल्व करके ही आगे बढ़ूंगा। और अगर किसी प्रश्न को आपने ईगो पर ले लिया तो फिर वो काम खराब कर देगा। देखो, इस प्रश्न को सोल्व करिएगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ इतने का ही काम है ना। मैं इसमें लॉजिक बताने जा रहा हूं। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा, या फिर सेशन को थोड़ा साइड में रख दीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस लॉजिक को देखिएगा, है ना। मैं जा रहा हूं अब सॉल्यूशन पर। देखो जी, यहां पर ना ध्यान से समझना, ये क्या है, FED है, ठीक है। इसको क्या लिखा है इन्होंने लिखा है HIJ। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, आप बोलेंगे सर F का कोड क्या है, तो मुझे पता है जो F है, F का कोड क्या होगा भाई, F का कोड हो जाएगा 6, E का कोड हो जाएगा 5 और D का कोड हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही जो H है, H का कोड क्या है 8, I का कोड क्या है 9 और J का कोड क्या है 10। समझ गए चीजों को। तो मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, 6 से 8 हुआ है यानी कि यहां पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। ये 5 से 9 हुआ है यानी कि यहां पर हुआ है +4, और ये 4 से 10 हुआ है यहां पर हुआ है +6। ये समझ गए, +2 +4 +6। अब आगे देखो, HIJ से क्या बना है, NML, राइट। अब यहां पर देखो 8 9 10 तो HIJ की वैल्यू हो गई। N की वैल्यू क्या होती है 14, M की क्या होती है 13 और L की क्या होती है, L की होती है आपकी 12। ठीक है जी, सभी समझ गए। अब यहां पर देखिएगा क्या घुमाया हुआ है, ये 8 से 12 8 से 14 हुआ है यानी कि यहां पर +6 हुआ है। ये 9 से आपका 13 हुआ है, +4 हुआ है, और ये 10 से 12 हुआ है, +2 हुआ है। अब समझो यहां पर लॉजिक क्या लगा है, ध्यान से समझिएगा। पहले में +2 +4 +6, दूसरे बारी में क्या किया है कि इसको उल्टा शुरू कर दिया है, 6 पहले आ गया, फिर 4, फिर 2 लास्ट में, ठीक है। तो ये लॉजिक चल रहा है, यानी कि जो आगे होगा इसमें +2 +4 +6 होगा, फिर जो इसमें करेंगे तो इसमें +6 +4 +2, यानी कि UVT से आगे मैं अब डायरेक्ट सोल्व करूंगा, समय नहीं लूंगा। VUT, इससे आगे यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे, +2 का, +4 का और +6 का। ये आपका लॉजिक लगने वाला है। V में +2 करेंगे क्या होगा, WX, U में +4 करेंगे क्या होगा जी, Y हो जाएगा, और T में +6 करेंगे तो Z हो जाएगा। समझ गए, यानी कि XYZ जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा सभी को। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का हो सकता है कोई और मेथड भी हो जो आपके माइंड में आया हो, वो मेरे माइंड में स्ट्राइक ना किया हो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। रीजनिंग में यही होता है कि एक क्वेश्चन 2-3 मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, XYZ। चलो अब ये देखो, एक क्वेश्चन आपके पास घड़ी से आ सकता है या फिर कैलेंडर से आएगा, है ना। प्रीवियस ईयर का पैटर्न है। बोला है यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है, ये बुधवार नहीं है बुधवार है, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर ध्यान से, कौन सा वार है, बुधवार है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। समझ रहे हो चीजों को। इसने क्या बोला है कि मान लो 5वां दिन किसी महीने की 5 तारीख को कौन सा वार है, बुधवार है। आप लोग खुद से कॉपी पेन पर सॉल्व करिएगा। अब आगे देखो, बोला है कि 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, यानी कि महीने का 22वें दिन की बात कर रहा है, कौन सा दिन होगा। आपको क्या बताना है कि महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहीं से उठा लो, देखो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी कि जो बुधवार है वो 7-7 दिन पर रिपीट करेगा। अगर 5 तारीख को बुधवार है तो अगला बुधवार कौन सी तारीख को आएगा, 12 तारीख को बुधवार आ जाएगा। बोलोगे हाँ जी। 12 में 7 जोड़ेंगे 19, यानी कि अगला बुधवार 19 तारीख को आएगा।
है ना। अब 19 में 7 जोड़ेंगे तो आगे चला जाएगा, यानी कि 19 तारीख को तो आपका बुधवार है। इसका मतलब जो 20 तारीख आएगी, 20 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, आप बोलेंगे गुरुवार। अब आगे चीजों को समझो, 20 को गुरुवार है तो हम बोलेंगे सर 21 को कौन सा वार होगा, 21 को आपका फ्राइडे हो जाएगा। इसका मतलब जो 22 तारीख है, 22 तारीख को कौन सा दिन होगा जी, तो सैटरडे होगा, शनिवार। हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। जिसने ऑप्शन सी को दिया है उनका करेक्ट है। चलिए, सभी ने क्या ऑप्शन सी को लगाया है, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये सारा ओरिजिनल पेपर है 28 जनवरी 2019 का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन को पसंद कर रहे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखो, इसको क्या करता हूं मैं, इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि इसका अपने को काम नहीं है ना। लो जी, अपने इसको हटा दिया, हमको सिर्फ इस आकृति का काम है, तो मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको जो है ये अच्छे से दिखाई दे। ये लो, बताइए, यहां पर बताना है। देखो, इस बॉक्स से आपका ये बॉक्स बना है, तो यहां से आपका क्या बनेगा ये आपको बताना है। एकदम हाँ, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है प्रश्न, कोई भी समस्या नहीं है। देखो, अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में क्या है कि सर्कल, ट्रायंगल और नीचे एक क्या है, वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया है इन्होंने कि जो बीच वाला ट्रायंगल है इसको तो इस साइड खिसका दिया है, यानी कि जो आपका ट्रायंगल है, मैं यहां पर एक चीज आपको बता देता हूं दोबारा से, ये सर्कल, ट्रायंगल और ये क्या है आपका स्क्वायर है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये आपका इस साइड खिसक गया है, ट्रायंगल आ गया है आपका इस कॉर्नर में, और ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है ये आपका इधर चला गया सेंटर में, सर्कल आपका सेंटर में चला गया, ट्रायंगल इधर खिसक गया, ट्रायंगल जाएगा इस साइड, सर्कल चला जाएगा ट्रायंगल की जगह, और यहां पर सॉरी वर्ग है ये चला जाएगा ट्रायंगल की जगह, और ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल आपका आ जाएगा इस साइड में, और इस साइड में आधा कट है, सर्कल जो है आधा कर दिया है, ठीक है ना। ट्रायंगल आपका इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, जो आपका ये समझ गए पैटर्न को, है ना। मुझे लग रहा है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही आपको ये बताना है इसको कैसे लिखा जाएगा। इसमें क्या दिखा रहा है आपको, देखिए, इसमें आपको दिखा रखा है एक ऊपर वर्ग है, फिर क्या है, एक अर्धवृत्त है ना, एक वर्ग है, एक अर्धवृत्त है, और नीचे क्या है, एक पूरा वृत्त है, सर्कल है। यानी कि ये जो अर्धवृत्त है ये आपका चला जाएगा इस साइड में, समझ रहे हैं चीजों को ना, बिल्कुल। ये आपका अर्धवृत्त चला जाएगा इस साइड में, ये आपका अर्धवृत्त चला गया साइड में, सर्कल आपका आ जाएगा सेंटर में, और ये जो आपका स्क्वायर है ये इधर आके क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। बोलोगे सर ट्रायंगल क्यों बनाया है, देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, ये वृत्त से अर्धवृत्त बना है, बोलोगे हाँ जी, क्योंकि इसमें क्या है, अर्धवृत्त से छोटा क्या होता है, वृत्त से छोटा होता है अर्धवृत्त, सर्कल से छोटा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। समझ रहे चीजों को, सर्कल से छोटा ट्रायंगल होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जहां पर भी हमको ये ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए में। देखो, सर्कल अर्धवृत्त इधर चला गया, सर्कल आपका ऊपर, और जो है वर्ग से पहले क्या होता है, ट्रायंगल आता है, छोटा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। बोला है कि किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक, 219 का अर्थ है वाटर और जूस, तो और के लिए कूट ज्ञात कीजिए। यहां पर कैसे करेंगे, देखो, आपको बताना है और के लिए इनमें से कौन सा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और के लिए, है ना। अब इसको करने के लिए मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से विजिबल हो जाए। बिल्कुल क्लियर है ना, एक मिनट, ये लो, अब बढ़ो इसके सॉल्यूशन पर। देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो और है ना, ये किस किस जगह पर आ रहा है। जल्दी करने के लिए सबसे पहले देखेंगे और जो है इनमें कहां कहां है। वाटर इज ड्रिंक, इसमें और नहीं है ना। जूस इज ड्रिंक, इसमें भी और नहीं है। वाटर और जूस में यहां पर सिर्फ तीसरी जो लाइन है इसके अंदर ही और है। अब क्योंकि तीसरी लाइन में और है, यानी कि जो
अल्फाबेट होगा उसमें सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो ऊपर और नीचे नहीं होगा, सिर्फ एक ही इसमें होगा। देखो मैं अगर 2 को उठाऊं, ठीक है जी, मैं अगर उठा रहा हूं किसको, 2 को, तो 2 देखो 639 में भी 2 नहीं है, 316 में भी 2 नहीं है। इसका मतलब जो और है उसका कोड 2 हो सकता है, क्या पता और भी कुछ निकल आए। अब देखो यहां पर 1 है, तो 1 तो इसमें है सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में नहीं है, यानी कि 1 तो होगा नहीं। रही बात 9 की, तो 9 पहले वाले में है, तो 9 इनमें से किसी का कोड हो सकता है, और का नहीं होगा, यानी कि जो और का कोड है आपका वो 2 ही रहेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो अकेले अकेले अल्फाबेट के भी कोड निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, यदि हेल्प्ड को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सॉल्यूशन करिए जल्दी से भाई। चलो अब मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन पे। मैं ज्यादा समय दूंगा नहीं क्योंकि प्रश्नों की संख्या 25 है और क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी फिर। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, हेल्प्ड, हेलीपैड है, सॉरी हेलीपैड। हेलीपैड को क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, JGNKR 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट तो पूरे हैं भाई। हेलीपैड HELIPAD, हेलीपैड, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, जे, ई का कोड लिखा है G, एल का कोड N, फिर K, फिर R, फिर C, फिर F। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मुझे देखते ही पता लग गया है यहां पे लॉजिक क्या है। देखो जी, H में +2 करेंगे J हो जाएगा ना, E में अगर हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, L में +2 करेंगे तो N हो जाएगा। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि +2 क्या हुआ है, यहां पर भी +2 है, P के बाद +2 है, सब में +2 का लॉजिक लगा हुआ है, सभी को दिख रहा है ना। अब +2 लगा है तो सिंपल है, आपको क्या बोला है, बाई का कोड बोला है, तो B में +2 करेंगे यहां पे D हो जाएगा, U में +2 करेंगे तो यहां पे W हो जाएगा, Y में +2 करेंगे Z, और फिर A। +2 का लॉजिक है DWA। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। जिसने ऑप्शन सी को दिया है आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये पूछा गया था भाई। उम्मीद है ये आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, यदि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण कर सकता है। देखो जी ध्यान से, ये आपके सामने ना सीरीज है, बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर पैटर्न पता लग गया तो ऑप्शन उठा के यहां पर पुट कर दोगे कि यहां पे कौन सी आएगी जो कि इस श्रृंखला को पूरा करेगा। अब मैं बढ़ता हूं सॉल्यूशन पर, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सब में तो ई दे रखा है कॉमन, पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर लास्ट में 2 जगह एफ है ना, यानी कि यहीं से कुछ ना कुछ पैटर्न उठा होगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर एफ है, यहां पर एफ है, यानी कि बीच में एक जो है ई आ रहा है बीच में, ठीक है, मैं ई के नीचे क्रॉस कर देता हूं। अब यहां पर मैं देख रहा हूं यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है, बीच में 2 क्रॉस हैं, 2 ई है, यानी कि पहले इकट्ठे एफ होगा, फिर एक अल्फाबेट छोड़कर एफ है, फिर 2 अल्फाबेट छोड़कर अगला एफ है, यहां पर तो एफ है ही, यानी कि यहां पर 3 अल्फाबेट छोड़ा है फिर एफ है। दिख रहा है ना सभी को? इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 4 अल्फाबेट छोड़े होंगे, 1 2 3 4, और फिर यहां पर एक एफ है। उम्मीद करूंगा पैटर्न समझ गए होंगे। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वहां पर एक एफ स्टार्टिंग लास्ट में होगा, फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 बार ई होगा आपका, और फिर यहां पर जो है फिर से एक एफ होगा। जहां पर भी 5 बार ई आ रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर तो लास्ट में ई है, इसको हम छुएंगे नहीं। ये एक एफ है, 1 2 3 4 5, फिर से ये एक एफ है। ऑप्शन सी जिसने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है जी।
पैटर्न सभी समझ गए होंगे। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। ये प्रश्न ना मैंने आपको दिल्ली पुलिस के टाइम पर भी करवाया था, जो हमारे साथ दिल्ली पुलिस से जुड़े हैं, और एसएससी जीडी में भी करवाया है, और यूपी पुलिस में भी देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का। प्रश्न है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि ये आपको एक ओपन डाइस दे रखी है, ठीक है ना। अगर इनको हम समेट दें, ठीक है, एक डाइस बना दें, तो इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है, कौन सी ऐसी डाइस है जो कि नहीं बन सकती है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ना इसको क्या करता हूं 2 मिनट के लिए इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको मैं कुछ चीजें समझा सकूं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ना एक दूसरे के अपोजिट निकाल लेना। अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा भाई, क्या पता ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने फिर ना आए। एक बॉक्स का अल्टरनेटिव दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि ये ऊपर आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। अगर इसका अपोजिट बोलेगा तो एक अल्फाबेट एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स, ये एक बॉक्स छोड़ा है हमने, दूसरा बॉक्स क्या है, अपोजिट है। यानी कि ये जो आपका स्क्वायर वाला बॉक्स है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये लाइन वाला बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये स्टार है, इसका अपोजिट बोलेगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। एक बॉक्स छोड़ के अगला बॉक्स, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। स्टार का अपोजिट हो जाएगा सर्कल। इसका मतलब जो ये आपका डॉट है, इस डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स हो जाएगा, क्रॉस वाला, राइट। ये जो डॉट है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्रॉस वाला बॉक्स हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया तो प्रश्न अब निकाल लोगे। प्रश्न में क्या है ध्यान से समझना, मैं उम्मीद करूंगा ये दिख रहा होगा, कट तो नहीं रहा ना, थोड़ा सा कट रहा है भाई, ये तो लो भाई इतना छोटा कर देता हूं, ये दिख रहा है सभी को, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब अपोजिट निकालने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये कभी भी एक बॉक्स में सामने से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे स्टार और सर्कल अपोजिट हैं तो एक बॉक्स में स्टार और सर्कल हमें दिखाई नहीं दे सकते, अपोजिट तो उसके बैक साइड होगा, छुपा हुआ होगा। यानी कि अगर किसी भी बॉक्स में अपोजिट आ रहा है तो वो वाला बॉक्स नहीं बन सकता, और हमको यही बताना है ना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूं क्या, मैं यहां पर छांट लेता हूं, आप भी देख लीजिएगा। देखो ये जो ऑप्शन डी वाला विकल्प है ना, ऑप्शन डी, इसमें ये सर्कल भी है और ये, सॉरी सर्कल कह रहा हूं, बार बार निकल जाता है, ये स्क्वायर भी है और ये लाइन भी है। स्क्वायर और लाइन जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक बॉक्स में नहीं शो हो सकते, यानी कि जो ऑप्शन डी वाला बॉक्स है ना वो नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे तो वो बॉक्स बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 11 है। निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। एक डिक्शनरी के ये वर्ड दे रखे हैं, मान लो आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द डिक्शनरी में आएगा, वो आपको इसमें बता देना है ना। अब क्योंकि आप प्रश्न को पढ़ चुके हैं तो मैं जूम कर रहा हूं भाई, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। देखो जी, इसका सबसे सिंपल ट्रिक है, देखो सबसे पहले जो कॉमन है उनको कैंसिल कर देते हैं। पी आर ई ना सभी में है, ये जो पी आर ई है ये सभी में है, पी आर ई पी आर ई पी आर ई। अब देखो यहां पर वी दे रखा है, यहां पर टी है, यहां पर भी वी है, यहां पर भी टी है। इसका मतलब जो टी है वो वी से तो पहले ही आता है ना, यानी कि ये जो वी वाले हैं भाई ये तो आ ही नहीं सकते कभी भी, पहले आपसे बोला है पहले कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखो ये टी है ये टी है, इन दोनों में ही कंपटीशन है। ये टी जो है यहां तक मैंने ये टी काट दिया, यहां तक मैंने ये टी भी कैंसिल कर दिया। अब यहां पर टी के बाद ई है, यहां पर टी के बाद फिर से टी है, यानी कि जो ई वाला है वो टी से पहले आएगा, समझ गए। यानी कि ये जो आपका प्रीटेंस लिखा हुआ है कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ये जो है सबसे पहले डिक्शनरी में यही शब्द आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए जी इसका आंसर, इसको ध्यान से देख लो। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 20 तक के स्क्वायर
30 तक के स्क्वायर और 20 तक की क्यूब रूट तो पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर्स में आसानी होती है। ये क्वेश्चन ही उसी का है। ये 196 क्या है, आप बोलेंगे जी 14 का स्क्वायर है। ये 169 क्या है, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 14 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 2744 क्या है, ये 14 की क्यूब है। अगर ये 14 की क्यूब है यानी कि यहां पर आपकी 13 की क्यूब आएगी। फिर भाई 13 की क्यूब क्या होगी, 2197। हमारा ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 की क्यूब क्या होगी, 2197 हो जाएगी। सभी का क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है सामने। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। इसका आंसर एक बार जल्दी से कर दीजिएगा। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है और आप लोग क्या आंसर देंगे, फटाफट से आंसर करिए। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपन सॉल्यूशन पर। यहां पर देखो क्या है, ओ आर यू दे रखा है आपको, है ना, पी क्यू आर, यहां पर +3 हुआ है। अब आर से यू क्या होगा, एस टी यू, यहां पर भी +3 हुआ है। +3 का लॉजिक चल रहा है क्या, आगे चेक कर लेते हैं। देखो सी से ई क्या है, यहां पर +2 हुआ है भाई। ई से जी क्या है, यहां पर भी +2 हुआ है। तो हमको आगे एक और चेक करना ही पड़ेगा कि +3 का लॉजिक है या फिर पैटर्न में +2 का लॉजिक है। देखो आई के बाद के +2, के बाद एम, यहां पर भी +2, यानी कि +2 वाले लॉजिक हैं। जो ऑप्शन ए है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ आर यू करेक्ट आंसर है। इसमें +3 हो रहा है, बाकी में +2 है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। ये प्रश्न ना बड़ा जबरदस्त है भाई, मैं इसको बहुत अच्छे से शायद आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा भाई। ये आपके सामने ना एक आकृति दे रखी है, ठीक है। अब ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है कि हम किसको समेटें, किसको तोड़ मोड़ के लगाएं कि ऐसी आकृति बन जाए। समझ गए चीजों को। अब मैं ना आपको राइट आंसर डायरेक्ट बताऊंगा और फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आप चाहो तो सेशन को बीच में पॉज कर सकते हैं थोड़ा समय लेने के लिए, ठीक है साहब। देखो जी, अगर मैं ऑप्शन बी को उठा रहा हूं, सारे ऑप्शन तो मैं चेक नहीं करवा सकता ना, काफी टाइम हो जाएगा। वैसे आप ऑब्जर्वेशन से चेक कर सकते हैं। देखो ऑप्शन बी में सबसे पहले ना मैं ये वाला पोर्शन लेता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, फॉलो करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ना बी वाला पैटर्न, इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके यहां पर हमने पुट कर दिया। इस बी वाले को अब हटा लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये लास्ट में टी बन रहा है, एक टी दिख रहा है आपको, टी, तो टी कहां पर है, इसमें टी भी है भाई। इस टी वाले को मैंने ऐसे किया और इसमें ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये टी भी खत्म हो गया। अब देखो इसको देखो, 1 2 3 डॉट हैं इसमें, कितने डॉट हैं, 3 डॉट हैं। यहां पर 1 2 1 2 3, यानी कि इस आकृति को मैंने ऐसे घुमाया और ऐसे यहां पर इंसर्ट कर दिया। अब लास्ट में क्या है, 1 2 3 4 5, हमको ऐसी आकृति चाहिए जिसमें 5 डॉट हों, ठीक है जी, 5 डॉट हों। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 डॉट हैं, इसको मैंने ऐसे घुमाया और मैं ऐसे घुमा के ऐसे पुट कर दूंगा, तो ये जो आकृति है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी बी वाले ऑप्शन से। क्या सभी ने बी को दिया है? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख, किसको, कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच में संबंध को दर्शाता है? कभी कभी ये बोर्ड परेशान करता है भाई। देखो जी, कौन सा वेन आरेख किसको, राजस्थान, भारत और एशिया के संबंध को दर्शाता है? सबसे पहले देखो एशिया को उठाओ, एशिया, ठीक है, एशिया के अंदर हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है
और भारत के अंदर क्या है, राजस्थान है। ऑप्शन आपका बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं डाले हैं भाई, ऑप्शन अपने आप लगा लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में से जो वर्ग हैं वो लेखाकारों को दर्शाते हैं, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है और आयताकार पुरुषों को दर्शाता है। समझ गए चीजों को। अब क्या बोला है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, यानी कि पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। देखो त्रिभुज जो है वो कलाकारों को, जो ट्रायंगल है वो किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कलाकारों को। और पुरुष भी बोला है, पुरुष भी होना चाहिए। तो जो आयत दिखा रखी है आपको, आयत, ये आयत दर्शाता है किसको, पुरुषों को आयत दर्शाता है। यहां पर सभी का क्लियर है ना भाई। तो यानी कि जो आयत और ट्रायंगल में होगा सिमिलर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आयत है, ये आपका ट्रायंगल है। इसमें जो बी और ए, ये दो दिख रहे हैं ना आपको, बी और ए, कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है। ये जो बी और ए है ये दोनों आयत में भी हैं और ट्रायंगल में भी हैं। यानी कि आपके ऑप्शन मैंने यहां पे कट कर दी क्योंकि ये प्रश्न छोटा हो जाता। जो आपका राइट आंसर होगा ए और बी, ये आयत को भी दर्शाते हैं, ये ऐसे पुरुष हैं जो कलाकार भी हैं। चीजों को समझ गए, समझ गए। तो 17 नंबर देखिए, ये ब्लड रिलेशन है जी। ब्लड रिलेशन के दो प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपके, मैंने यहां पर दोनों लिखे हैं, किसी पेपर में 3 भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ना 25 प्रश्न हैं, मैंने कुछ प्रश्न छोड़े हैं जो कि लगभग सेम टू सेम पैटर्न पे थे, मुझे लगा कि उनको शायद ना करवाना पड़े, ठीक है। और इसमें ना 3 प्रश्न आपके कथन और निष्कर्ष से हैं, 2 प्रश्न डायग्राम से भी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका। अब ब्लड रिलेशन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट से। और जो नए हैं जिनको नहीं पता है कैसे सॉल्व होता है, मैं उनको एक हल्का सा बेसिक बताऊंगा, फिर मैं सॉल्यूशन पर चलूंगा, जो कि मैं हर क्लास में बताता हूं। कि यदि कोई मेल होगा, मेल पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल पर लगाएंगे हम माइनस का साइन। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ठीक है ना, एक सीधी लाइन में दर्शाएंगे। ये बी से ब्रदर लिख दिया मैंने, एस से लिख दिया सिस्टर, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाएंगे। इसके अलावा देखो, जो फादर और मदर होंगे, ठीक है जी, जो फादर और मदर हैं वो ऊपर रहेंगे, और सन और डॉटर को हम हमेशा नीचे लिखेंगे। बस ये आपका एक बेसिक है, अगर आप लोग ये समझ गए तो प्रश्न कर ले जाओगे। अब मैं बढ़ रहा हूं सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन देखिएगा जी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, कट तो नहीं रहा है, दिख भी रहा है एकदम क्लियर। ये लो, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। इनका यूज करते हुए मैं यहां पर डायग्राम बनाऊंगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। बोला है कि एम ने एन से कहा कि आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है, अगर एम एक महिला है, ये ना एक टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एम ने एन से कहा कि आप मेरी बेटी के पिता, यानी कि एम की बेटी होगी तो नीचे जाएगी, एम की बेटी। और एम क्या है, एक महिला है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो मैं एम पर पहले ही माइनस का साइन लगा दूंगा कि आप मेरी बेटी के पिता। पिता मतलब एम का पिता मतलब क्या होगा भाई, आप मेरी बेटी के पिता, बेटी के पिता यानी कि इसका हस्बैंड। अब एम का अगर हस्बैंड है तो यहां पर जाएगा इक्वल में एम का हस्बैंड, है ना। कि आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो, कि मां यानी कि इसके पिता की जो मदर है वो ऊपर चली जाएगी, इसका बेटा है। अगर इकलौता बेटा लिखा होता तो हम इसी को टिक करते, इकलौता नहीं लिखा है यानी कि इसका भाई होगा, यहां पर प्लस का साइन। सभी का क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है भाई, है ना। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये चीजें अलग हैं, यहां पे ये अलग सॉल्व हो रहा है। लो जी, बोला है कि एन एम से कैसे संबंधित है, यहां पर क्या है, ये एन है, ठीक है ना। प्रश्न को समझ गए सभी। बोला है, एम ने बोला है एन से कि आप मेरी बेटी के पिता की मां के बेटे हो, समझ गए। एन एम से कैसे संबंधित है, क्या है, एन एम के पति का भाई है,
एम का जो पति है उसका भाई ही तो है एन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न लिया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके, देखिएगा जी, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। प्रश्न है कि यदि P परसेंट क्यू का अर्थ है P क्यू का पति है, मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, आप लोग प्रश्नों को देख लो एक बार ध्यान से। मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट सोल्व करूंगा ताकि ज्यादा समय वेस्ट ना हो। अब ये प्रश्न ना एग्जाम में इस टाइप से आने लगा है, एक चीज हमेशा देखना आप लोग, इसको आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब मुझे क्योंकि आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट उसी ऑप्शन को चूज करके आपको सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि समय भी बचे और आपको समझ भी आए, ठीक है। मैं पहले उठा रहा हूं ऑप्शन बी को। देखो बी का अर्थ क्या है, आई, यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, है ना, संबोधन चिन्ह, और जी, आई एक्सक्लेमेटरी मार्क और जी का अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी कि जो आई है वो बहन है किसकी, जी की। अब लड़की है तो इसमें मैंने लिख दिया माइनस का साइन। सभी का क्लियर है। अब आगे देख लो एक बार और, आगे क्या है, जी परसेंट एच, परसेंट का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी कि जी जो है वो फादर है किसका, एच का, ठीक है। अब स्टार का मतलब देख लो, एच स्टार के, स्टार का अर्थ होता है पी क्यू की पुत्री है, यानी कि जो एच जो है वो पुत्री है किसकी, एच पुत्री है किसकी, क्यू की। अब ये इसके फादर हैं तो क्यू इसकी मदर हो जाएगी, एच तभी तो क्यू की पुत्री होगी ना। समझ गए चीजों को, चीजें समझ में आ रही होंगी। एच क्यू की पुत्री है, जी एच का फादर है। अब प्रश्न क्या है, आई के पति की बहन है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि आई के पति की बहन है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आई है, सॉरी यहां पर के है ना, मैंने ये क्यों उठा के रख दिया, यहां पर के होगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, इसको नजरअंदाज करिएगा, एक ही बात है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, के पति की बहन आई है, बिल्कुल है, ये के है, के का पति जी है, इसकी बहन आई है। ऑप्शन बी वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना। आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको रीजनिंग नहीं आती है, तो शायद ये फर्स्ट टाइम में आपको समझ में ना आए। अगर समझ में आ रहा होगा तो आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी, ये प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आपको एक शब्द दिया है, बोला है कि इनमें से कौन सा गठित करें कि एक शब्द नहीं बन पाएगा। देखो क्रैब, CRAB, क्रैब बन जाएगा। बेयर, BARE, बेयर भी बन जाएगा। पर ये जो 9 है ना, ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि 9 में n 2 बार है, इसमें n केवल एक ही बार है। चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये 9 जो है इसके प्रयोग से नहीं बन पाएगा। 20 नंबर है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब इस प्रश्न को देखने के लिए तो भाई आपको लेंस लगाना पड़ेगा फिर। लो जी, इसका सॉल्यूशन करिए जल्दी से। देखो भाई, अब क्योंकि ये सभी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास एक प्रश्न आकृति है, ये बताना है इसमें से किसके अंदर है, ठीक है। अब मुझे इसके लिए आपको ना डायरेक्ट ऑप्शन को जूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मोबाइल में शायद अच्छे से ना दिखाई दे, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। देखो ये मैं आकृति घुमा रहा हूं, देखो आपको कैसे चेक करना है। एक ये लाइन आ गई, दिख रहा है ना सभी को। इसके बाद आपका ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर आपका ऐसे गया, फिर आपका नीचे गया, फिर आपका ऐसे गया और फिर ऐसे गया। यहां पर ये जो आकृति है, यही आकृति जो है प्रश्न आकृति इसके अंदर है, वर्तमान में है। ये आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। ये तो आसान सा प्रश्न है। देखो डॉक्टर और नर्स दे रखे हैं। डॉक्टर और नर्स क्या है, एक सहकर्मी है ना, को पार्टनर बोल सकते हैं, सहकर्मी हैं। डॉक्टर और नर्स एक साथ काम करते हैं एक ही संस्थान हॉस्पिटल में। ऐसे ही जज और वकील भी सहकर्मी हो गए, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी मालिक, कर्मचारी, रसोईया, बैरा, इंजीनियर, वाहन चालक ये नहीं है, ठीक है ना। सहकर्मी बताना था, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब ये वाला प्रश्न ना देखो 2019 में आया है ना।
प्रश्न लेवल ठीक ठाक है, कोई बहुत आसान प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेंगे। ये तो मैंने 25 ही प्रश्न लिए हैं ताकि आपको एक बार पैटर्न समझा सकें। सेशन बताइएगा कैसा लग रहा है। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। देखो ये बहुत सिंपल है, कई एग्जाम में आता है। ये सिर्फ क्यूब की हुई है, 1 की क्यूब करेंगे 1, 8 क्या है भाई 2 की पावर 3, 27 क्या है 3 की पावर 3, 64 क्या है 4 की पावर 3, यानी कि आगे 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। ये आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है, मैं इसको जूम कर देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ इतने का ही काम है भाई। दिख रहा है सभी को। अब ये बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है 2, इनमें से यहां पर क्या आएगा बताइए। एक ना पैटर्न चल रहा है, कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है, एकदम ना के बराबर प्रश्न है ये। आप लोग देखेंगे कि जो 32 है ये तो भाई 32 सभी में कॉमन है, 32 तो सभी में कॉमन है, तो 32 तो आना ही आना है। यानी कि ये 2 से 4 हुआ, 4 से 12, 12 से 48, 240, ये पैटर्न पता कर लो और काम खत्म है। ठीक है ना। देखो यहां पे गुणा 2 करेंगे तो 4, 4 गुणा 3 किया है तो 12, 12 गुणा 4 किया है 48, 48 गुणा 5 करेंगे 240, यानी कि 240 में गुणा 6 करना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो 240 में अगर हम 6 से गुणा कर दें, 0, 6 चौके 24 का 4, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 32 तो कॉमन है, वो तो आना ही आना है। साथ में 1440 आ जाएगा, यानी कि कौन सा है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। बोलोगे हाँ जी। तो फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपके सामने है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो बाकी आकृतियों से अलग है। सभी को दिख रहा होगा। लो मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, छुपा देते हैं प्रश्न को। ये लो जी, अब इससे बड़ा नहीं करूंगा वरना मोबाइल की स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे डिफरेंट है, अलग है। सॉल्यूशन पे चलूं डायरेक्ट। देखो जी सभी में ना एरो हैं, ऊपर नीचे तिरछे मिर्चे जैसे भी हैं, एरो एकदम सभी परफेक्ट एरो हैं। पर अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ये जो तीसरे नंबर वाला एरो है ना, इसमें दोनों साइड तीर बना हुआ है, दोनों साइड एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये परफेक्ट एरो नहीं है। बाकी सभी भले ही ऊपर नीचे जैसे मर्जी हैं, सभी के सभी परफेक्ट एरो हैं भाई। ठीक है। इसमें क्या है, इधर भी मुंह बना हुआ है त्रिभुज का, इधर भी ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि ये परफेक्ट एरो नहीं है। विकल्प आपका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो जी आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने डायरेक्शन वाले टॉपिक से। 25 ही प्रश्न लिए थे टेस्ट में। बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा है और क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं क्लासेस कंटिन्यू हो जाएं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है ना, अभी किसी भी टाइम चल रही है। एक बार मैं देख लूं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और एक चीज आपको और बता दूं मैं पहले ही, कि रात को ना डेली 8 बजे हमारी क्लास होती है किसकी, एसएससी जीडी की। अब इतना मैं बता दूं, जो एसएससी जीडी वाले हैं ना और यूपी पुलिस वाले हैं लगभग सेम टू सेम है। जीके बिल्कुल सेम आएगा भाई, हिंदी बिल्कुल सेम आने वाली है, रीजनिंग भी जो है वो बिल्कुल सेम आने वाली है। तो टेंशन नहीं लेना है। रात की 8 बजे वाली जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी जीडी की भी क्लास देख सकते हैं। कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है कि सर ये तो एसएससी जीडी है, हमारा यूपी पुलिस है ना। चलो अब रात को 8 बजे लाइव होती है वो क्लास। अब ये प्रश्न है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूंगा। उससे पहले आपको डायरेक्शन तो पता होनी ही चाहिए भाई, डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। ये दिशा क्या है, पूरब है, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम, ऊपर की दिशा उत्तर है और नीचे की दिशा जो है वो हो जाएगी दक्षिण। ये सभी का क्लियर है। अब बढ़ते हैं देखो सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर बढ़ेंगे, आप लोग कॉपी पेन पे खुद से करिएगा। देखो एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहां पर मान लिया मैंने क्या है जी, एक्स है। ये चला गया भाई ऊपर की तरफ कितना, 15 किलोमीटर। सभी का क्लियर है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना। ये चला गया कितना, 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जाने के बाद वे बाईं और 20 किलोमीटर साइकिल चलाई उसने, बायां यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अगर मान लो ऐसे वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कितना जाएगा, तो वो चला गया जी 20 किलोमीटर।
बोला है कि उसने अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। बोला है कि ये जो इसका मूल स्थान है, अगर यहां तक ये पहुंचेगा कम से कम, वापिस ऐसे पहुंचेगा तो फिर तो डायरेक्ट ये 35 हो जाएगा, है ना। बोला है कम से कम दूरी तय करने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी यहां तक पहुंचने के लिए। अब जब भी आपके सामने ऐसी आकृति बने, आपको पता होना चाहिए कि ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है, बेस आपका ये हो जाएगा, है ना, आपका लंब ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। हमको विकर्ण बताना है। जब भी विकर्ण निकालना हो, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। कभी सोचोगे डायरेक्ट 35 कर दो और काम खत्म, ठीक है ना, ऐसे जाएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखो ध्यान से, अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर b कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, प्लस l कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब ये प्रश्न यहां पर आपका खत्म हो गया। ध्यान से देखिएगा, देखो जी, k का स्क्वायर बराबर 400 में 225 जोड़ेंगे तो 625। अगर k स्क्वायर 625 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। k का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि उसको कम से कम 25 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी अगर उसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। बताइए, सभी का क्लियर है? हाँ जी। तो भाई ये था आज का आपका यूपी पुलिस का सेशन। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। अगर बीच में मुझसे कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी कमेंट करिएगा। आप चाहते हैं यूपी पुलिस की क्लासेस डेली हों तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है।